नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक ऑन द गो। आज हम लोग कुछ कंपनीज का स्टॉक एनालिसिस करेंगे और साथ में मार्केट के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आप सब देख ही रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट हाई पर हाई लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है। मार्केट जो था पहले, जिसने 22,500 का जो टॉप लगाया था, आज मार्केट 22,750 पर है। यानी पिछले 1.5-2 महीने में मार्केट में अगर आप अप मूव देखोगे तो 200-250 पॉइंट की है, जो हार्डली 1-2% भी नहीं है। तो वैसे कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, कुछ शेयर्स में अच्छी पिकअप रैली आई है। मेरे ख्याल से अगर आपका पोर्टफोलियो अभी तक लाइफ हाई पे नहीं पहुंचा है तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि आप शायद गलत स्टॉक्स में बैठे हो। शायद आप ऐसे कोई स्टॉक्स में बैठे हो जिसमें एक बहुत सालों का एक टॉप लग चुका है और अब वो शेयर्स वहां से आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप साइक्लिकल स्टॉक्स में हो तो साइक्लिकल स्टॉक्स का जो टॉप है ना, वो एक बार लग जाता है और उसके बाद साइकिल पलट जाती है। और जैसे ही साइकिल पलटती है, मार्केट धीरे धीरे उसको डिस्काउंट करने लगता है और शेयर्स धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। तो अगर आप किसी कंज्यूमर या किसी लीनियर ग्रोथ वाले स्टॉक्स में बैठे हो जहाँ पे साइकिल्स का कोई संबंध नहीं है, वहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हो। मैं तो पूरा बना हूँ, 100% इन्वेस्टेड भी हूँ और मुझे अगर 40% का कट भी आता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि अब मार्केट उस तरफ जा रहा है कि जहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट के लिए पॉजिटिव डिसीजन आता है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ आती है, तो ऑब्वियसली मार्केट एक बार अच्छा अप काउंट देगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल्ड होने लगेगा या स्टेबल होने लगेगा, या जहाँ से आपको ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं आएगी। यानी फर्ज करो कि एक 24,000 का टॉप टच करके मार्केट फिर धीरे धीरे ड्रैग करने लगेगा 22,000 की तरफ। क्योंकि देखो, मार्केट इमोशंस पे कुछ दिनों तक ही चल सकता है, अल्टीमेटली उसको उसके अर्निंग्स पे ही चलना है। तो अर्निंग्स के हिसाब से जितना चलना है मार्केट ऑलरेडी उतना चल चुका है। अगर खुशखबर आती है तो मार्केट 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मार देगा, ताकि उस खुशखबर के वजह से कुछ जो यूफोरिया बना है उसका एक ये मिला जाए, उसको जो एक मोमेंटम का बूस्ट आ जाएगा वो उसको मिल जाएगा और उसकी वजह से 1,000-2,000-3,000 पॉइंट मार्केट रैली कर जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको जब अर्निंग्स याद आने लगेंगे कि अरे अर्निंग्स तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो फिर धीरे धीरे मार्केट अपने मीन की तरफ पलटने लगेगा। सिमिलरली अगर निगेटिव भी रिजल्ट आता है और अगर बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो मार्केट एक बार ढप से नीचे का कट मारेगा, जोर से नीचे का कट मारेगा। नीचे का कट मार के 4-5, देखो ऊपर का कट तो 2-3 हजार पॉइंट का ही लगेगा, लेकिन नीचे का कट कम से कम 5-6-7 हजार कट का पॉइंट्स का लग सकता है, जिसमें कोई टाइम नहीं लगेगा मार्केट को उतने पॉइंट्स गिराने में। लेकिन फिर से मार्केट धीरे धीरे जैसे ही उसको याद आएगा कि अरे नहीं, इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है, अर्निंग्स तो आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर से धीरे धीरे वो मीन की तरफ यानी 21-22 हजार के लेवल की तरफ आ जाएगा। तो देखो, मेरा एक बात समझ लो, मार्केट जो है ना वो 22 हजार के लेवल के आसपास, 22 से 23 हजार यानी 21 से 23 हजार, इसी रेंज में दिसंबर तक भी रहने की उम्मीद है। अगर कोई रेट कट्स आते हैं फेड की तरफ से तो ही शायद मार्केट में कोई हलचल मचेगी, लेकिन रेट कट्स आने तक मार्केट 21 से 23 हजार के बीच में स्टेबल रहने वाले हैं। आइदर वो नीचे जाके ऊपर आके 21 हजार के पास आ जाएंगे, या वो ऊपर जाके नीचे आके 22 हजार के पास आ जाएंगे, लेकिन इसी रेंज में रहने वाले हैं। तो आप ज़्यादा हड़बड़ी कुछ करो मत और छोटे मोटे गेंस को बुक करने की भी कोशिश मत करो और छोटे मोटे लॉस पे भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मार्केट डाउन होता है जोर से और आपको अच्छा मौका मिलता है आपके शेयर्स में लो पी पे घुसने की, तो बिल्कुल आप स्वागत रहेगा, आप बिल्कुल उसमें जा सकते हो। देखो, अगर आप 5, 6, 7, 8 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये इलेक्शन से मार्केट्स को, कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑब्वियसली पीएसयू सेक्टर, डिफेंस, इसको शायद फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट पे कि अगर मोदी गवर्नमेंट जीतती नहीं है तो इसमें से जो है ना हवा पूरी निकल जाएगी। जो हवा भर के रखी है और जो सारे शेयर 80-80, 90-90, 100-100 के पी पर जाके बैठे हैं, जो अनसर्न रेट्स पे जाके बैठे हैं, उसमें सडनली कोलैप्स आना लगेगा। क्योंकि उसकी ऑब्वियसली एक तो वैसे भी अर्निंग आ नहीं रही है, अदानी के सारे शेयर्स है उसमें भी अभी तक उस लेवल की अर्निंग नहीं आई है कि जो उसके रेट को एक्सेप्ट कर सके, जो रेट को उसकी जस्टिफाई कर सके। तो उन सारी कंपनियों में अच्छा खासा करेक्शन आने की उम्मीद है अगर रिजल्ट विपरीत लगता है। उन सारी कंपनियों में कोई ज़्यादा गेंस नहीं आने वाले, इवन इफ रिजल्ट उनके लिए पॉजिटिव लगता है। तो अब मेरे ख्याल से ना इन कंपनियों से निकलने में ही ज़्यादा भलाई है। ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ, सेक्टोरल एडवाइस है मेरा ये। इसको सेक्टोरल एडवाइस तो मैं दे सकता हूँ पीएसयू स्टॉक्स के लिए, डिफेंस स्टॉक के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के फैमिली के रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके लिए ये एडवाइस रहेगी।
कि जो भी इलेक्शन पर डिपेंडेंट है वो अभी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो जीत भी गए ना तो भी आपको बहुत बड़ा गेन नहीं मिलने वाला उसमें, ये बात तो पक्की है। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखो, कंज्यूमर, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इलेक्शन कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, उनको कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग क्विक स्टॉक एनालिसिस पर आते हैं, फटाफट कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताते हैं। हमें किसी एक हमारे व्यूवर का क्वेश्चन था जुबिलेंट फूड वर्क्स पे कि जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में आप एनालिसिस कीजिए। तो मैं अब स्क्रीनर पर जाके इसकी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसा आपको सबको पता है, डोमिनोज की जो पेरेंट कंपनी है, जो इंडियन उसकी फ्रेंचाइजी है, जो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो इंडियन कंपनी है, जो डोमिनोज ने उसको फ्रेंचाइजी दिया है कि आप डोमिनोज ब्रांड से यहाँ पे पिज़्ज़ा बेच सकते हो या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो ये जो कंपनी है एक पर्टिकुलर मार्जिन पे काम करती है जिसमें वो पिज़्ज़ा बेचती है और उससे उनको इनकम होता है। तो देखो अभी इसमें स्टोरी क्या है कि देखो इनका जो इनकम है ना वो है एक फिक्स्ड अमाउंट। जैसे सपोज मान लो इनको 15 से 20% की मार्जिन दे दी गई है, उसके अलावा जो भी प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली जाता है डोमिनोज को। तो इसका एक 15 से 20% के मार्जिन का काम है। अब इसमें ग्रोथ कैसे आ सकती है, जब मल्टीपल स्टोर्स खुलेंगे तब इसमें ग्रोथ आएंगी। तो जब ये शुरुआत में एंटर की थी इंडिया में, जब सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में जो डोमिनोज के कुछ चुनिंदा शेयर्स शॉप्स थे, तो वो शॉप्स अगर आप पकड़ के चलो कि जैसे देश में सपोज गिन चुन के 10-20 शॉप्स है डोमिनोज के, तब किसी ने अगर जुबिलेंट फूड वर्क में इन्वेस्ट किया होता और वहाँ से आज उसके 4 लाख 400 4,000 जो भी 40,000 जितने भी शॉप्स हो चुके हैं, अब जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें दोनों में फ़र्क है। क्योंकि तब वो वहाँ पे ना शॉप्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे, आपके उसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ते जा रहे थे, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था और एक ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ वहाँ पे दिख रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट जो था वो कैप्चर करना था। लेकिन अब ना 90% मार्केट जो है वो कैप्चर हो चुका है। अब इसको नए शॉप्स खोल के ना कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। अब जुबिलेंट फूड वर्क क्या कर रहा है ना, जहाँ पे ऑलरेडी 2 शॉप्स है वहाँ पे एक तीसरा शॉप और खोल दे रहा है, ताकि उसको लग रहा है कि उसकी वजह से उसके वॉल्यूम बढ़ेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। फूड डिलीवरी होम पे करता था जुबिलेंट फूड वर्क, अभी सभी लोग स्विगी की वजह से हर कोई अपनी फूड डिलीवरी घर पे कर सकता है। तो इसलिए जो मोनोपोली थी कि भैया अगर घर पे मंगाना है तो पिज़्ज़ा ही मंगाओ, तो ये उसको कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर पे अगर आपको कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी तो उस जमाने में केवल पिज़्ज़ा ही जो था वो घर पे आके आपको मिलता था, बाकी चीज़ें आपको होटल से लानी पड़ती थी। लेकिन स्विगी जोमेटो की वजह से आज आपको समोसा पे भी घर पे मिल जाता है, कचौड़ी भी घर पे मिल जाती है, किसी और कंपनी का पिज़्ज़ा भी आपको घर पे मिल जाएगा, कोई भी और खाने की चीज़ें जो है वो भी आपको घर पे मिल जाएंगी। तो उस वजह से ओवरऑल जो सेल्स थे पिज़्ज़ा के वो डाउन होने लग गए और एक लेवल तक का जो मार्केट है ना वो टैप हो चुका है। तो अब जो है ना धीरे धीरे जो 5-10% का जो ग्रोथ है वो अपने आप आएगा, उसी में जितना ग्रोथ होना है उतना होगा। लेकिन अब जैसे हम लोग इसको स्क्रीनर पर देखते हैं तो इसका पीई चल रहा है 136 का। अब मुझे बताओ 136 का पीई चलने के लिए ना कम से कम 50-60% की सेल्स ग्रोथ चाहिए। सच में इसमें 50-60% की सेल्स ग्रोथ आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि इतने स्टोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। अब नए स्टोर्स तो कोई खुलने की गुंजाइश ही नहीं बची, और जो स्टोर्स खुले हैं उसी स्टोर में 50-50% के सेल्स ग्रोथ आने की चांसेस बिल्कुल ही कम है, क्योंकि बाहर से कॉम्पिटिशन बहुत हैवी है। तो ये कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आरओई अच्छा है, 18-16% की आरओसी ही है। अगर आप इसको देखोगे तो 453 मार्केट कैप इसका 30,000 करोड़ का चल रहा है। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखोगे तो सिर्फ 9% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 6% का है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 12% का है। तो ये ना ये जो वैल्यूज़ है ये चौंकाने वाले हैं कि ये फिर भी 136 के पी पे क्यों चल रहा है। इसमें केवल जो कुछ ऐसे इन्वेस्टर घुस चुके हैं जिनको समझ ज़्यादा नहीं है, बस वो कभी डोमिनोज में चले गए तो उनको डोमिनोज से उन्होंने रिसर्च कर लिया जुबिलेंट फूड वर्क है, चलो जुबिलेंट फूड जाके खरीद लेते हैं। तो ये जो रिटेल जनता जो घुस रही है ना, जहाँ वो खरीदी, जो खाई उसके शेयर खरीद लिए, जो देखा उसके शेयर खरीद लिए, इस चक्कर में विदाउट एनालाइजिंग कि बिजनेस का क्या होने वाला है वो हर चीज़ में घुसे जा रही है। अब आप सिंपल लॉजिक बताओ, जुबिलेंट फूड वर्क की मैंने जितनी आपको कहानी बताई है उस हिसाब से इसमें ऐसा कोई भी सडन चमत्कार आने की कोई उम्मीद नहीं है कि जिससे ये 50% के सेल्स करने लग जाए। हाँ, अगर सडनली जुबिलेंट फूड वर्क चाइनीज बेचने लग जाए या इंडियन फूड में घुस जाए, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स है जो उसको अच्छी कड़ी टक्कर दे सकती है। उसका जो एरिया था वो पिज़्ज़ा का था और वो जो पॉपुलेशन है वो पूरी टैप हो चुकी है। अब उसमें नया कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी हम लोग उसको पूरा एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शेयर जो है वो 580 टच कर चुका था नवंबर 2030 में, वो बहुत अच्छा मौका था निकल जाने का। दिसंबर 2023 में 565 के उसके हाई लगे थे और वहाँ से जो गिरते जा रहा है तो वो गिरते ही जा रहा है। 10 साल का अगर इसका हम लोग चार्ट देख ले एक बार, तो 10 साल में ये इसने ग्रोथ अच्छी की है। 900 रुपये तक जा चुका है शेयर। इसका 900 रुपये का जो प्राइस था वो था मेरे ख्याल से
दिसंबर 2021 में अगर इसका पीई रेशियो का चार्ट निकालते हैं तो तब इसका पीई जो था ना वो 300 तक जा चुका था, तब से पीई का डी रेटिंग हो रहा है। उस मुकाबले 300 के पीई के मुकाबले आज का पीई फिर भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पी आपको 100 का भी पी जो है ना उसको भी देने के लिए कम से कम 30-40% की ग्रोथ लगती है, वो नहीं दिख रही है इसमें। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सस्ता हो गया है, तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये और भी गिर सकता है। इसके पीयर्स में अगर देखोगे तो देवयानी इंटरनेशनल जो KFC फूड बनाती है वो भी 144 के पी पे चल रही है। ये सब बेवकूफ़ाना पी है जिसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोनों का अच्छा है, यानी मोनोपोली बिजनेस है तो ग्रॉस प्रॉफिट के मामले में अच्छे ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ कम से कम KFC का सेल्स ग्रोथ 15-20% का तो भी आ रहा है, लेकिन इसका तो 5-6% का सेल्स ग्रोथ है। तो ये बहुत ही यानी अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है फूड बिजनेस में तो आप इससे निकल के देवयानी इंटरनेशनल में चले जाइए, लेकिन मैं तो देवयानी इंटरनेशनल भी नहीं करूँगा क्योंकि 144% का पीई और ग्रोथ केवल 20-25% की, तो ये तो मैं बिल्कुल इसको पचा ही नहीं सकता। बट शायद KFC के स्टोर्स अभी उतने नहीं खुले हैं सब जगह जितने डोमिनोज के खुल चुके हैं। डोमिनोज के अभी छोटे टायर 3 सिटीज़ में भी 5-5, 6-6 स्टोर्स एक टायर 3 सिटी में खुल चुके हैं। मेट्रो सिटी में तो पूछो मत आप, 20-25, 50 स्टोर्स भी खुल चुके हैं। तो अब वहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन कैप्चर करने का या कोई ग्रोथ कैप्चर करने का कोई मौका इन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट वाइज तो कैश फ्लो इसका अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये एक कंज्यूमर बिजनेस है तो कैश फ्लो अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टॉक इंटैक्ट रखा है। FII 40% थे एक ज़माने में, आज वो घट के केवल 27% रह चुके हैं। DII जो 11% है वो अब बढ़ के 21% हो चुके हैं, यानी FII ने अपना माल पूरा ऑफलोड कर दिया है। और पब्लिक जो थी वो पहले 5% थी, वो अभी 10% होकर अभी 8% तक आ गई है। ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स है वो भी 4-5 गुना बढ़ चुके हैं। 93,000 शेयर होल्डर्स थे, अब वो 4,78,000 यानी 5 गुना शेयर होल्डर भी बढ़ चुके हैं। इन पिछले 2-3 साल की बात बता रहा हूँ मैं, 2021 से, उसके पहले की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल अगर मुझे आप पूछोगे तो अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में से आप अगर निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे कोई भी बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कोई भी दूसरी कंज्यूमर कंपनी आप ले लो, जूते बनाने वाली ले लो, कपड़े बनाने वाली ले लो, या किसी भी टाइप के खाने के भी जो रिलेटेड है उस टाइप की भी कोई कंपनी ले लो, लेकिन इससे आपको शायद निकलना ही बेटर रहेगा। देखो एक 40-50 तक के पी को हम लोग पचा सकते हैं विथ 25-30% ग्रोथ, लेकिन 133 के पी को 15% की ग्रोथ से एक्सेप्ट करना ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये एक तो यहाँ से इसका पी बहुत ज़्यादा नीचे आएगा और उस पी को नीचे लाने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, या फिर ये वहीं पे साइडवेज चलता रहेगा और आपको इरिटेट करता रहेगा, क्योंकि फिर अगले 4-5 साल में ग्रोथ इतनी हो जाएंगी कि यही पी जो आपको अभी आज 144 का दिख रहा है वो तब 30 का हो जाएगा, लेकिन तब तक भी प्राइस सेम ही रहेगा। तो ये इसका दिक्कत है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था हमारे एक व्यूअर ने, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मिस्टर जाकिर हुसैन ने एक सवाल पूछा है कि सर आपने किसी वीडियो में पी एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें आपने कहा था पी एक्सपेंशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि पी तो प्राइस अपॉन EPS है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ इसलिए पी एक्सपेंशन हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ इसलिए पी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। प्लीज़ इस पर वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि देखो इनका सवाल जो है वो सही है, इनका सवाल गलत नहीं है। मैंने ऐसा कहा था कि इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो इसलिए गिर गया क्योंकि पी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि पी एक्सपांशन हो गया। देखो पी एक्सपांशन होना, पी के वजह से प्राइस चेंज हुआ या प्राइस के वजह से पी चेंज हुआ, ये ना आपकी सोचने वाली बात है। देखो समझ लो एक बात, जैसे एक बिजनेस चल रहा है जिसमें आज के डेट में मार्केट उसको 15 का पी दे रहा है, उसमें एक 10% की ग्रोथ दिख रही है, 15% की ग्रोथ दिख रही है हर साल, और मार्केट उसको 15 का पी के साथ चल रहा है। अब सडनली क्या हो गया कि कुछ तो ऐसा चेंज आ गया कंपनी में या उसके ओवरऑल आउटलुक में कि अब वो कंपनी को आगे अगले 5-6 साल तक ऐसा दिख रहा है कि वो कम से कम 50% की ग्रोथ हर साल करेगी। अब अगर वो 50% की ग्रोथ हर साल करेगी तो मार्केट क्या उसको 15 का पी देगा? मार्केट उसको खुशी खुशी 35 से 40 का पी देगा। यानी अब जो सारे इन्वेस्टर, जैसे मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है, जो सारा फंडामेंटल इन्वेस्टर है, वो जो देख रहे हैं शेयर को, वो देख रहे हैं यार ये तो सिर्फ 15% के पी पे है और इसका जो ग्रोथ आ रहा है वो 50% का ग्रोथ आ रहा है, तो चलो इसके पी को हम लोग एटलीस्ट 35 तक तो ले ही जाए। अब इसको अगर यानी आई एम कंफर्टेबल टू बाय दिस शेयर टिल प्राइस रीचेस टू दैट लेवल जहाँ पे पी उसका 40 आ जाए। यानी मैं 15 के पी पे भी खरीदने को तैयार हूँ, 20 के भी पी पे खरीदने को तैयार हूँ, 25 के पी पे भी खरीदने को तैयार हूँ, 35, जब तक उसका पी 40-45 का होता नहीं तब तक मैं खरीदने को तैयार हूँ। फॉरगेट अबाउट द प्राइस। तो इसको बोलते हैं पी एक्सपांशन, यानी 15 से 40 का पी एक्सपांड हुआ और उस एक्सपांशन की वजह से प्राइस उधर चेंज हो गया, प्राइस उधर बढ़ गया। तो ये कंसेप्ट है पी एक्सपांशन के। सडनली आज के डेट में कोई कंपनी, जैसे हमने जुबिलेंट फूडवर्क देखा, अगर इसका 133 का पी है और
ग्रोथ आ रही है 15% की, 10% की, और मुझे दिख रहा है कि अगले 10 साल में भी इसकी ग्रोथ 10-15% ही रहने वाली है, तो मेरा ना मूड निकल जाएगा कि मैंने बोला यार ये शेयर तो मैं नहीं खरीदूंगा यार, जब तक इसका पी ना 30-40 नहीं आता ना तब तक तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो व्हाट विल आई डू, मैं तो खरीदने से छोड़ दूंगा। बाकी लोग जो बेच रहे हैं उनको ग्राहक नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे कंपनी का जो रेट है वो नीचे आने लगेगा। जब तक उसका पी 133 से 40 तक नहीं आता तब तक वो शेयर कंटिन्यूसली गिरते रहेगा। अल्टीमेटली वो पी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 133 से 40 के तक, तब उसमें स्टेबिलिटी आएगी और तभी यहाँ पे जो प्राइस है वो सेटल होगा। तो ये कंसेप्ट होता है पी कॉन्ट्रैक्शन और पी एक्सपांशन का, यानी जब लोगों के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं किसी भी शेयर के लिए तब उसमें पी एक्सपांशन होने लगता है। जब पब्लिक के सेंटिमेंट्स बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं पर्टिकुलर शेयर के लिए तब उसमें पी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो ये कंसेप्ट है पी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का। तो अब ये जो मैंने आपको सब बातें बताई और आज जो हमने एक स्टॉक डिस्कस किया ये शायद आपको पसंद आया होगा। आप ना प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करोगे ना तभी मेरी व्यूअरशिप बढ़ेंगी, और इतनी कम व्यूअरशिप आ रही है तो मुझे भी ना कोई नए वीडियो बनाने में कोई उत्साह नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको कम से कम आप एक लाइक तो ज़रूर दीजिए, और अगर आपको कोई अच्छा कमेंट देना है तो आप कमेंट भी दे सकते हो। इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपने मेरा वीडियो पूरा अगर देखा होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा किसी और कंपनी का एनालिसिस के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।